सुप्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। बेटा सावधानी हम सबको बरतनी है, हर समय बरतनी है जब तक ये कोविड-19 है तब तक। लाइव क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इससे संबंधित बेटा एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बातें सीखी थे। आज इस लेसन को कोशिश करेंगे कि हम और आगे बढ़ाएं और पूरा कर लें। पिछले वीडियो में पाठ 1 में हम भाषा का अर्थ, उसके रूप और विविध रूप आदि बातों को जाने थे। उसी क्रम में बेटा पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व की प्रमुख भाषाएं, भारत की प्रमुख भाषाएं, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं। इन तीन बिंदुओं को अच्छे से देखने के बाद आगे फिर पढ़ेंगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम भाषा पाठ पढ़ रहे हैं, तो भारतीय भाषाओं को जानना जरूरी है ही, साथ साथ कुछ विश्व की भाषाओं को भी जानना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, जरिया है। तो वे कौन कौन सी भाषाएं विश्व में या अपने भारत में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, आइए पहले वो पूछें। विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूसी, उर्दू, फ्रेंच, अरबी आदि ये भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बेटा देखते हैं? पंजाबी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु। इनके अलावा भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं को खासतौर से हमारे भारतीय संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसमें हमने जिक्र किया है 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। यानी भारत की, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है, तो कितने बताएंगे? 22। वे कौन कौन सा है जान लेते हैं। हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। यह टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। इन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। क्लियर? अब इसके बाद हम जानेंगे लिपि, फिर व्याकरण और साहित्य की भी कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हमारे पाठ में हर एक प्रश्न बोली भी है। लिपि, बोली और व्याकरण, इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हाँ जी बेटा, आगे हम जानेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। या सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा जिस ढंग से या जिस तरीके से, जिस विधि से लिखी जाती है, उसे ही बेटा हम लिपि कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे दो बातें इसके लिए विशेष होती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, पहली कंडीशन। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अगर भाषा का अस्तित्व है बेटा, तो लिपि अनिवार्य अंग है।
नहीं है तो कोई भी भाषा बन ही नहीं सकती, क्योंकि वह लिपि यानी वर्ण है किसी भी भाषा के लिए, उनको लिखने का वो जो तरीका है वही ध्वनि चिन्हों जिन भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वही लिपि होती है। तो अब दूसरी बात इसमें ध्यान देना है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं बेटा उसको आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, इसकी विशेषता है। दूसरी है हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और हर भाषा विश्व की भाषाएं हों या भारत की भाषाएं हों, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। क्लियर? जैसे कुछ देख लेते हैं उदाहरण में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू आदि ये भाषाएं हैं, इनकी लिपि को देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि क्या है? ये सब याद करने वाली चीज है, आप सब याद करेंगे। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। और भी भाषाएं हैं हमारे भारत में बोली जाती है जिनकी लिपि देवनागरी होती है। ठीक है? जैसे मराठी, गुजराती, इनकी भी लिपि देवनागरी ही होती है। अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा है, इसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा, इसकी लिपि है फारसी। ये सब ये देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी यही है भाषा का मूल आधार। लिपि अगर नहीं है कोई भाषा बन ही नहीं सकती। क्लियर? इसलिए लिपि को जानना बेहद आवश्यक है। लिपि किसे कहते हैं? आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से या द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। क्लियर? आगे हम देखेंगे बोली। अगला टॉपिक इसमें क्या है? बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली और भाषा में क्या अंतर है? इन बातों को समझने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे व्याकरण की तरफ। ओके? हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं बोली की। तो आइए देखते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कोई भी भाषा सबसे पहले बोली ही होती है। एक और बात, ये बेहद आवश्यक जानकारी की बात है कि कोई भी भाषा सबसे पहले बोली ही होती है। हमने तो अभी भाषा पढ़ रहा है पर बोली किसे कहते हैं? यानी सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र यानी छोटा दायरा, वह क्षेत्र इसका दायरा क्या हो? छोटा हो, और स्थानीय व्यवहार में स्थानीय लोकल जन द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहते हैं। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। बोलने का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। कोई भी भाषा सबसे पहले बोली ही होती है। क्लियर? इसके बाद हम देख लेते हैं कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। इससे और बातें हमारी स्पष्ट हो जाएगी। बोली और भाषा में अंतर देखते हैं। भाषा, बोली। सबसे पहला पॉइंट, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र कितना होता है? व्यापक यानी विस्तृत होता है, बड़ा होता है। और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित और यहाँ पे व्यापक। सीमित का मतलब कम। बोली कम क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखेंगे भाषा का अपना मानक व्याकरण होता है। भाषा का क्या होता है? अपना मानक व्याकरण होता है। भाषा का क्या होता है? अपना मानक व्याकरण होता है। हर भाषा, जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का ये व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी भाषा का अपना एक, तो किसी भी भाषा का अपना एक मानक
व्याकरण होता है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा का भी अपना मानक व्याकरण है। बोली का अपना मानक व्याकरण नहीं होता, ये देखिए अंतर है, बोली का अपना मानक व्याकरण नहीं होता। आगे देख लेते हैं तीसरे नंबर पर, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए, भाषा का प्रयोग बेटा सरकारी कार्यों में किया जाता है, पर बोली का प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता, सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता। एक और विशेषता है, इनमें बहुत अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि बोली का प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता और भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, भाषा में साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में साहित्य सृजन होता है, पर देख लेते हैं बोली में साहित्य रचना कम होता है। भाषा की अपेक्षा बोली में साहित्य रचना बहुत कम होता है, फिर भी कुछ अपवाद स्वरूप बोलियां हैं जिनमें साहित्य रचना हुआ है, जैसे अवधि और ब्रज। ये अवधि और ब्रज दो ऐसी बोलियां हैं बेटा जो अपने समय में कभी भाषा हुआ करती थी, इनमें साहित्य रचना बहुत ज्यादा है। हम जब हिंदी साहित्य के कुछ रचनाकारों को पढ़ते हैं, जैसे सूरदास को पढ़ते हैं, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान आदि, मतलब भक्ति काल और रीति काल के जो कवि हैं, ये मैक्सिमम अधिकतम ये अवधि और ब्रज भाषा में उपयोग किए हैं, पर यह सिर्फ और सिर्फ बोली ही रही है। इसीलिए हमने लिखा अपवाद स्वरूप, बोलियों में साहित्य रचना बहुत कम होता है, पर कुछ अपवाद स्वरूप बोली जैसे अवधि और ब्रज, इसमें रचनाएं कुछ। क्लियर? हाँ जी बेटा, ये तो अब हमने सीख लिया, बोली और भाषा में अंतर भी सीख लिया हमने और बोली भी जान लिया। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या है? एक तरह से अगर बात करें तो व्याकरण तो हम पढ़ रहे हैं, पर व्याकरण है क्या बेटा, इसको आइए ध्यान से। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, एक पद्धति है, तरीका है, जो हमें भाषा को क्या करता है, शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। क्लियर? व्याकरण की एक लाइन में अगर बात करनी हो तो आप क्या बताएंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। और इसके अनिवार्य अंग, व्याकरण के अंग में देख लेंगे, इसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3। और पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार में वर्णों से संबंधित अध्ययन होता है, वर्णों से संबंधित, और वे जो वर्ण मानक बना दिए गए हैं कि यही वर्ण आपको हिंदी भाषा में या जिस भी भाषा के व्याकरण होते हैं, वे 3 ही पहलुओं पे काम करते हैं। किसी भी भाषा में, हम तो हिंदी में व्याकरण कर रहे हैं, पर इंग्लिश में तो ग्रामर कहते हैं, उसमें भी इसके 3 पार्ट्स होंगे, तो वही होंगे वर्ड्स, शब्द एंड वाक्य। तो सबसे पहला विचार जो करता है व्याकरण का, जब सबसे पहला पार्ट होता है वह है वर्ण। और ध्यान रखिएगा, ये क्रम है, भाषा बनने का क्रम भी होता है। वर्ण के बाद शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से ही हमारी भाषा बनती है। अब जब इनका सही रूप हमको सिखाएगा व्याकरण, तो एक मुकम्मल भाषा बन के आती है। इसीलिए ना भाषा की भाषा में, भाषा की जब बातें हो रही है तो भाषा का मानक व्याकरण होता है। और ये व्याकरण कहाँ से बनता है? इन 3 पहलुओं पर, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इन पाठों को तो हम आगे चल करके व्याकरण के पाठ, अलग अलग जो पाठ बटे हैं, उसमें इन तीनों पाठों का समावेश है। जैसा कि वर्ण विचार पाठ 2 हमारा वर्ण विचार है, उसको पढ़ना है, तो यहाँ हमको इसके विषय में बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। पाठ 2 हमारा पहले से ही वर्ण विचार है। इसके बाद शब्द विचार वाला पाठ भी है, उसमें भी पढ़ना है, और हमें वाक्य विचार भी पढ़ना है, वाक्य रचना, वाक्य के प्रयोग, वाक्य अदर। इसमें देख लीजिए हम क्या क्या जान लेते हैं, वही बातें हम उस पाठ को देखेंगे। वर्ण विचार में इसमें वर्णों के भेद, उच्चारण,
शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसमें वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने के ढंग और विराम चिन्हों का वर्णन करता है। क्लियर? इन सब से मिलकर के ये हमारा व्याकरण पूरा होता है। तो व्याकरण को एक लाइन में व्याख्यायित करना हो तो क्या बताएंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। और इसके कितने अंग होते हैं बेटा? 3 अंग होते हैं। इनको जब हम सीख लेते हैं, इन्हीं 3 अंगों को जब हम सीख लेते हैं, टोटल हम अपनी बात बिल्कुल व्याकरण सम्मत बोलते हैं। तो लगता है कि कितना स्पष्ट और कितनी अच्छी हिंदी बोल पा रहे हैं। क्लियर? इन बातों को जानने वाला ही अच्छा वक्ता हो सकता है हिंदी विषय का। हिंदी विषय को अच्छे से बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है अच्छे से। क्लियर? तो इनको जानना बेहतर हो सकता है। आगे देखेंगे साहित्य। एक इसमें छोटा सा पार्ट जुड़ गया है साहित्य का। तो साहित्य किसे कहते हैं? देख लेते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं बेटा? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। क्लियर? और साहित्य के भी भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कौन कौन चीजें आती हैं देख लेते हैं। नाटक, निबंध, कहानी आदि बहुत सारी चीजें हैं जो गद्य साहित्य में आती हैं। पद्य साहित्य में दोहे, चौपाई, कविता आदि। गद्य मतलब अब सीधी बात होगी, गद्य किसे कहते हैं बेटा? गद्य साहित्य लिखने का ऐसा माध्यम है जिसमें ना आपको लय, ताल, छंद आदि की बंदिशें नहीं होती। आप सहज तरीके से एक मुकम्मल पैराग्राफ बना करके अपने मूल थीम को लिखते चले जाते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती, आपको लय, ताल, तुक आदि की बंदिश नहीं होती। क्लियर? इस प्रकार के जो लिखे जाते हैं उसे नाटक कहते हैं, निबंध कहते हैं, कहानी कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं, जीवनी कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं, बहुत है। क्लियर? पद्य साहित्य में पद्य साहित्य सीमित है। पद्य साहित्य को कह सकते हैं काव्य साहित्य, इसको गद्य साहित्य और काव्य साहित्य। पद्य में कविता, कविताओं की कंडीशन है। कविता रचने के लिए आपको लय, ताल, छंद, आरोह, अवरोह आदि बातों का ध्यान रख करके ही तब काव्य सृजन किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं देखेंगे? दोहे, चौपाई, कविताएं आदि। क्लियर? तो आज ये लेसन हमारा पार्ट 1 पूरा होता है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।